हेलो गाइस, वेलकम में। चलो गाइस, चलिए शुरू कर लेते हैं आज सोशल साइंस की क्लास। तो गाइस देखिए, यहाँ पे ये 9th क्लास की एनसीईआरटी हम करा रहे थे। ठीक है, तो इसमें जो यहाँ पर आज का चैप्टर रहने वाला है, ये रहेगा यहाँ पे फ्रांसीसी क्रांति। बेसिकली हिस्ट्री की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो ये देखिए, यहाँ सारा का सारा सिलेबस पे आधारित है, कुछ भी बाहर का नहीं है, आप जाकर चेक कर सकते हैं। तो गाइस देखिए, यहाँ पे कहता है कि 1774 ईस्वी में फ्रांस की राजगद्दी पर कौन आसीन हुआ था। जब 1774 में फ्रांस की गद्दी पर आसीन होने वाले कौन थे, वो थे लुई 16वें। याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वीडियो पसंद है तो लाइक भी कर दीजिएगा। तो कुछ मिनट के लिए हम सीधे फ्रांस से जुड़ जाएंगे। तो कहता है यहाँ पर कि सीधे राज्य को अदा किए जाने वाले कर को क्या कहते हैं। ठीक है, तो सीधे राज्य को जो अदा किया जाता था उस कर को यहाँ पर टाइल कहा जाता था। याद रखेंगे, टाइल उस कर को कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर अगला देख लीजिए। अगले प्रश्न में देखें तो कहता है कि यहाँ पे टाइद का अर्थ क्या होता है। ठीक है, टाइद का अर्थ क्या होता था। बेसिकली यहाँ पर ये आपका धार्मिक कर होता था। ठीक है, धार्मिक कर। अगला क्वेश्चन देख लेंगे यहाँ पर कि अगला क्वेश्चन है, फ्रांसीसी क्रांति कब शुरू हुई थी। ये प्रश्न पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। देखिए, फ्रांसीसी क्रांति जो है वह शुरू हुई थी यहाँ पर 14 जुलाई 1789 में। याद रखेंगे, 14 जुलाई 1789। क्वेश्चन नंबर अगला है यहाँ पर कि चर्च में विशेष कार्यों को करने वाले व्यक्तियों के समूह को क्या कहा जाता है। अब जो चर्च था ना, वहाँ पर जो विशेष कार्य किए जाते थे उन समूहों को क्या बेसिकली कहा जाता है, तो वो हो जाएगा यहाँ पर पादरी वर्ग। ये तो सभी को पता होगा, आसान सा प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लीजिए। अगले प्रश्न में देखिए तो कहता है कि फ्रांसीसी क्रांति किस शहर से बेसिकली शुरुआत हुई थी। अब जो फ्रांसीसी क्रांति है उसकी शुरुआत हुई थी, वह कौन सा शहर था, तो ये हो जाएगा यहाँ पेरिस। याद रखेंगे, पेरिस इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर अगला है कि मार्सिले क्या है। अब मार्सिले बेसिकली यहाँ पे है क्या। ठीक है, तो देखिए ये हो जाएगा यहाँ पे फ्रांस का राष्ट्रीय गीत। ठीक है, जो फ्रांस का राष्ट्रीय गीत था उसको मार्सिले के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा आपका कि नेपोलियन बोनापार्ट कौन था। अब नेपोलियन बोनापार्ट कौन है ये देख लीजिए। तो सभी को पता होना चाहिए कि ये फ्रांस का सम्राट था। कौन था, फ्रांस का सम्राट नेपोलियन बोनापार्ट के नाम से जाने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है यहाँ पर कि आतंक का राज किसने स्थापित किया था। अब जब फ्रांस की क्रांति हुई थी तो उसमें आतंक का राज स्थापित करने वाले जो व्यक्ति थे वो थे रोबे स्पेयर। कौन थे, रोबे स्पेयर। क्वेश्चन नंबर अगला है कि ओलंप दे गुज कौन थी। ओलंप दे गुज जो है वो कौन थी, तो 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा यहाँ पर एक क्रांतिकारी महिला हुआ करती थी जिनका नाम था ओलंप दे गुज। ठीक है, तो दोस्तों पुराने वीडियोज़ की भी प्रैक्टिस करते रहिएगा। ये मत समझिएगा कि यहाँ पर ये आएगा नहीं। ठीक है, 10th लेवल में आपको सारा का सारा इसमें दिया हुआ सोशल साइंस में वही आपके एग्जाम में भी आएगा और हार्ड पेपर भी यहाँ पर नहीं आएगा। फिलहाल फॉर्म को देखते हुए तो लग रहा है कि पेपर हार्ड आने वाला है, क्योंकि फॉर्म बहुत ज़्यादा पड़ चुके हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर अगला है यहाँ पर 12 में कि फ्रांसीसी कॉलोनियाँ जो बसाई गई थी उसमें दासता को कब समाप्त किया गया था। एक फ्रांसीसी कॉलोनी में 1848 में क्या कर दिया गया, वहाँ पर दासता को भी समाप्त कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर अगला है कि फ्रांस की राजधानी कौन सी है, तो सभी को पता है, ये तो हो जाएगी यहाँ पर आपकी पेरिस। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला है कि 1789 में फ्रांस में क्रांतिकारी किसके शासनकाल में हुई थी। अब ये क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार आपके एग्जाम में, तो ये हो जाएगा यहाँ पर लुईस 16वें। ठीक है, कौन हो जाएंगे, लुईस 16वें जो थे, इनके शासन में फ्रांस की क्रांति जो हुई थी। क्वेश्चन नंबर अगला है कि टाउन हॉल के सामने कितने लोग इकट्ठे हुए थे जिन्होंने जल सेना के गठन करने का निर्णय लिया था। अब टाउन हॉल जो है उसके सामने यहाँ पर जो इकट्ठे होने वाले लोगों की संख्या थी वो थी 7000। याद रखेंगे, 7000 इसकी संख्या थी। प्रश्न संख्या अगला देख लीजिए। तो कहा गया कि मेनर क्या था। उस समय जो मेनर हुआ करते थे वो बेसिकली था क्या, वो था यहाँ पे एक स्टेट। याद रखेंगे, वो स्टेट हुआ करता था। क्वेश्चन नंबर अगला है कि फ्रांस में द्वितीय स्टेट के अमीर वर्ग को क्या कहा जाता था। अब यहाँ आप समझ रहे हैं कि फ्रांस का यहाँ पे सब कुछ क्यों आ रहा है, क्योंकि देखिए यहाँ हम जो प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, इसका चैप्टर का नाम ही यहाँ पर फ्रांसीसी क्रांति। तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर यहाँ पर आपका कुलीन वर्ग। कुलीन वर्ग से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर अगले देख लेते हैं, अगला चैप्टर देख लेते हैं। गैस प्रश्न संख्या अगले की बात कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर अगला जो चैप्टर है यहाँ पर वह है वन्य समाज एवं उपनिवेशक। ठीक है, तो अब कहता है यहाँ पे इंपीरियल फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट जो है वो कहाँ पर सबसे पहले स्थापित किया गया था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये देहरादून। ये भारत में ही स्थित है, इसको याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर अगला है यहाँ पर कि एक मील लंबी रेल लाइन बिछाने में कितने स्लीपरों की आवश्यकता पड़ती थी। उस समय की बात कर रहे हैं, पुराने ज़माने की। तो इसका राइट आंसर बेसिकली क्या हो जाएगा, काम का है नहीं लेकिन यहाँ पे देख लीजिए, तो ये हो जाएगा 1760 से लेकर के 2000 स्लीपर के बीच में इसकी आवश्यकता पड़ती थी। क्वेश्चन नंबर अगला है कि भारत का प्रथम जो वन महानिदेशक था वो कौन बनाए गए थे। जो भारत, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे जो भारत के प्रथम वन महानिदेशक थे वो बनाए गए थे डायचिस बैंडिस। कौन थे, डायचिस बैंडिस। क्वेश्चन नंबर अगला है यहाँ पर
कि इम्पीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है उसकी स्थापना कब करी गई थी। अब जो फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है इसकी स्थापना करी गई थी 1906 में। कब करी गई थी? 1906 में। ये प्रश्न बन सकता है। क्वेश्चन नंबर अगला है यहाँ पर कि बस्तर कहाँ पड़ता है। तो बस्तर जो है वो कहाँ पड़ता है, तो सभी को पता होना चाहिए कि यहाँ इसका कमेंट में आप लोग आंसर जरूर बताइए, बस्तर जो है वो कहाँ पर पड़ता है। चलिए मैं इसका क्वेश्चन नहीं बताऊंगा, आप लोग बताइएगा जरूर। क्वेश्चन नंबर अगला है कि सन 1600 में भारत की भूमि का कितना भाग कृषि के अधीन था। अब 1600 की बात कर रहे हैं कि उस समय कितना भाग जो था वो भारत की कृषि के अधीन था, यानी कि कितने लोग वहाँ पे उस समय खेती करते थे। तो टोटल हो जाएगा जो भारत की भूमि है उसका 1/6 भाग ना उस समय कृषि के अधीन हुआ करता था। क्वेश्चन नंबर अगला है कि स्लीपर कहाँ लगते हैं। अब जो स्लीपर होते हैं वह कहाँ पे लगते हैं, तो सभी को पता है कि जो रेल की पटरी होती है उसी के ऊपर यहाँ पे जो स्लीपर वो लगाए जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, रेल की पटरी पर। क्वेश्चन नंबर अगला है यहाँ पर कि वनों के लुप्त होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। अब जब वनों की लुप्त होने की प्रक्रिया है उसको क्या कहा जाता है, ठीक है, तो वो हो जाएगी यहाँ पर आपका वन विनाश। ठीक है, वनों की जो लुप्त होने की प्रक्रिया है उसको वन विनाश के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा यहाँ पर कि जंगल एवं जमीन को साफ कर स्थान बदल बदल कर की जाने वाली खेती को क्या कहते हैं। ये खेती बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है तो इसको याद रखेंगे। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा झूम या फिर घुमंतु खेती। झूम या घुमंतु खेती का मतलब क्या होता है, मान लीजिए एक किसी बड़े पैमाने की यहाँ पर जो खेती है इस पे यहाँ पर जला दिया गया जो यहाँ पर जो वन वगैरह है और उसके बाद यहाँ पे खेती कर दी जाती थी। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे इसको छोड़ करके फिर दूसरी जगह पे जा करके यहाँ पर जला करके उसमें खेती करी जाती थी। क्वेश्चन नंबर अगला है कि सीधी पंक्ति में एक ही तरह के पेड़ लगाकर इस क्षेत्र को क्या नाम दिया गया है। ठीक है, सीधी पंक्ति में अगर एक ही तरह के पेड़ लगाए जाते हैं तो उस यहाँ क्षेत्र को क्या नाम दिया जाता था, तो वो हो जाएगा यहाँ पर बागान। ठीक है, बागान जो होते हैं वो सीधी पंक्ति में लगाए जाते हैं, सभी को पता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे अगला देख लेंगे तो यहाँ पे कहा गया कि किस अंग्रेज अफसर ने 400 बाघों को मारा था। अब 400 बाघों को उन्होंने मार दिया था, ये कौन से अंग्रेज अफसर थे ये देख लीजिए। तो ये हो जाएगा यहाँ पर इसका राइट आंसर वो है आपका जॉर्ज ज्यूले। जॉर्ज ज्यूले ने क्या किया था, 400 बाघों को अकेले मारा था अपना औदा दिखाने के लिए। ठीक है, इसी का कारण है कि यहाँ पर वन्य जीव जो संपदा है वो खतरे में आ चुकी है। क्वेश्चन नंबर अगले देख लेते हैं, तो चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे कहता है कि वह स्थिति कौन सी होती है जब कीमतें बेहिसाब बढ़ जाती हैं। तो चलिए इसको देख लेते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उसको कहा जाता है यहाँ पर अति मुद्रा स्फीति। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं अगले चैप्टर की, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है आपके लिए, क्योंकि इसमें पढ़ने में आपको अच्छा भी लगेगा और मज़ा भी आएगा। वो चैप्टर रहेगा यहाँ पर नाज़ीवाद और हिटलर का, यहाँ पर जो यहाँ पे जो हिटलर का समय था ना उस समय का ये चैप्टर यहाँ पे दिया हुआ है, उसी को हम यहाँ पे करने वाले हैं, नाज़ीवाद और हिटलर का उदय। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। तो गाइस यहाँ पे सबसे पहले अगर बात कर लेते हैं हिटलर के समय में किसी समुदाय को दूसरे समुदाय से अलग रखना, इसको क्या कहते हैं, इसको कहा जाता है घेटो। ये एक टर्म है, याद रखेंगे, इसको घेटो कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला है कि नार्डिक जर्मन कहाँ के रहने वाले थे। अब जो नार्डिक जर्मन है ना बेसिकली वो कहाँ के रहने वाले थे, तो वो रहने वाले थे बेसिकली यहाँ पे जर्मन के ही। ठीक है, जर्मन के ही, इसके नाम से ही कंफर्म हो रहा है आपका, वो जर्मन के रहने वाले हैं। प्रश्न है कि धुरी शक्तियाँ किन देशों को कहा गया। अब जो धुरी शक्तियाँ हैं वो किन देशों को कहा जाता था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगी जर्मनी, जापान और इटली। ठीक है, जर्मनी और जापान और इटली ये धुरी शक्तियों के नाम से भी जानी जाती हैं। प्रश्न संख्या अगला देख लीजिए। तो कहा गया कि मित्र राष्ट्र में कौन कौन से देश थे। अब जब मित्र राष्ट्र था, ठीक है, ये सब युद्ध के समय की बातें हो रही, जो पहला विश्व युद्ध हुआ था तो वो था ब्रिटेन, फ्रांस और रूस। ब्रिटेन, फ्रांस और रूस जो थे वो मित्र राष्ट्र के नाम से भी जाने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। तो कहा गया कि इसमें पहला प्रश्न कि हिटलर कौन था। बेसिकली जो हिटलर है वो था कौन। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पिछली बार मैंने बताया कि हिटलर कहाँ का रहने वाला था, तो बेसिकली ये ऑस्ट्रिया का रहने वाला था। ठीक है, ऑस्ट्रिया का, जर्मनी का नहीं था, ऑस्ट्रिया का रहने वाला था। अब ये हो जाएगा यहाँ पे जर्मनी का तानाशाह शासक। ठीक है, जर्मनी का तानाशाह शासक था हिटलर।
प्रश्न संख्या अगला है कि प्रथम विश्व युद्ध जो है वो कब से कब तक हुआ था। अब प्रश्न संख्या में देखिए तो ये हुआ था 1914 से 1918 के बीच में। 5 साल इस युद्ध को लड़ा गया था सभी कंट्रीज के द्वारा, ठीक है। तो इसमें बहुत सारी कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था। तो ऐसा कभी पूछा नहीं जाता है कि कौन सी कंट्री किसकी तरफ से लड़ी थी, लेकिन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। तो कहते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध का यहाँ पे जो शुरुआत हुआ था वो कब से कब हुआ था। जो द्वितीय विश्व युद्ध था ना वो शुरुआत हुआ 1939 से 1945 तक, ठीक है। 1939 से लेकर के आपका 1945 तक इसकी लड़ाई लड़ी गई थी, जो द्वितीय विश्व युद्ध था। प्रश्न संख्या अगला देख लीजिए। अब कहता है कि हिटलर का प्रचार मंत्री कौन था। अब जो हिटलर था ना उसका प्रचार मंत्री कौन हुआ करता था, वो थे यहाँ पर गोबल्स, ठीक। कौन थे? गोबल्स थे जो हिटलर के वो प्रचार मंत्री थे। ये इसका राइट आंसर हो गया। प्रश्न संख्या अगला देख लीजिए। तो कहा गया कि इटली में किसने क्रांति लाने की योजना बनाई थी। अब जो इटली था ना उसमें किसने क्रांति लाने की योजना बनाई, वो बनाई थी ज्यूसेप मैजनी ने। किसने? ज्यूसेप मैजनी ने, ठीक है। थोड़ा सा वर्तनी में यहाँ पे गड़बड़ हो सकती है, लेकिन यहाँ पर आंसर बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या अगला देखिए। तो जर्मनी ने मित्र राष्ट्रों के सामने कब समर्पण कर दिया था, ठीक है। तो जर्मनी ने जो समर्पण किया था वो कब, क्योंकि यहाँ पे देखिए एक प्रश्न आता है कि प्रथम विश्व युद्ध में किसकी हार हुई थी, तो जर्मनी की हार हुई थी। और इन्होंने समर्पण कब किया था? मई 1945 में, ठीक है। ये द्वितीय विश्व युद्ध के समय की बात कर रहे हैं, ठीक है। द्वितीय विश्व के समय जर्मनी ने भी वहाँ पर भी क्या किया था? समर्पण कर दिया था। प्रश्न संख्या अगला देख लेंगे। तो यहाँ पे कहा गया कि द्वितीय विश्व युद्ध के शुरुआत जर्मनी द्वारा किस देश में आक्रमण के साथ यहाँ पर हुई थी, ठीक है। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत जर्मनी द्वारा किस देश में आक्रमण के साथ हुई थी। तो जर्मनी ने सबसे पहला आक्रमण किस देश पे किया था? वो था यहाँ पर पोलैंड, ठीक है। पोलैंड पर इन्होंने सबसे पहले आक्रमण किया था जर्मनी ने। क्वेश्चन नंबर अगला है। बहुत सारे लोगों को लग सकता है कि बहुत ही आसान है, लेकिन भैया 10th लेवल की आप वैकेंसी देने जा रहे हैं तो इससे ज़्यादा एक्सपेक्ट मत कीजिएगा। लेकिन ये भी भैया बहुत ही यहाँ पर अच्छे प्रश्न है और बहुत ही तगड़ा यहाँ पर आपको हम करा रहे हैं, बहुत ही बढ़िया, ठीक है। तो हिटलर ने जिस विचारधारा को जन्म दिया था उसे क्या कहते हैं। तो हिटलर के द्वारा जो नाजीवाद है ना, या फिर नासीवाद कहीं कहीं लिखा हुआ मिलता है, तो इस विचारधारा को इन्होंने दिया था हिटलर ने। प्रश्न संख्या अगला है यहाँ पर कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब करी गई थी। तो ये तो बहुत ही आसान है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना जो हुई थी वो 1945 में हुई थी, ठीक। कब हुई थी? 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। प्रश्न संख्या अगला है यहाँ पर कि किस संधि द्वारा, देखिए अगला प्रश्न जल्दी से देख लेते हैं। तो कहा गया यहाँ पे किस संधि द्वारा जर्मनी पर कठोर एवं अपमानजनक शर्तें थोप दी गई थी। तो यहाँ पे कौन सी थी? वो थी यहाँ पे वर्साय संधि। जो वर्साय संधि थी इसमें जर्मनी के द्वारा कठोर और अपमानजनक शर्तें थोपी गई थी। प्रश्न संख्या अगला देख लीजिए। तो कहा गया कि मई 1945 में अमेरिका ने जापान के किन शहरों पर परमाणु बम गिराए थे। तो ये तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। तो ये हो जाएगा हिरोशिमा और नागासाकी। तो ये जापान के दो शहर है जहाँ पर अमेरिका ने परमाणु बम गिराए थे, हिरोशिमा और नागासाकी। क्वेश्चन नंबर अगले देख लीजिए। अब अगला जो चैप्टर है ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसका नाम ही है यहाँ पे यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति, ठीक है। तो रूसी क्रांति को भी इसी में निपटा देते हैं। तो बहुत ही बढ़िया यहाँ पे क्लास चल रही है, आप लोग वीडियो को लाइक भी कर रहे होंगे। तो चलिए देख लेते हैं। तो बोलता है कि किसके नेतृत्व में मजदूरों का जुलूस विंटर पैलेस पहुँचा था। ये जो विंटर पैलेस मजदूरों का जुलूस पहना था वो पहुंचा था, वो था पादरी गैपान। उस समय पादरी गैपान हुआ करते थे, इन्होंने इस का नेतृत्व किया था, ठीक है, जुलूस विंटर। क्वेश्चन नंबर अगला है यहाँ पर कि सेंट पीटर्सबर्ग का नया नाम क्या पड़ा था। अब सेंट पीटर्सबर्ग जो है उसका जो था मतलब उसका नया नाम क्या है, वो था पेट्रोग्राड, ठीक है, पेट्रोग्राड। प्रश्न संख्या अगला देख लीजिए। तो कहता है कि रूसी बोल्शेविक पार्टी का नेता कौन था। जो रूसी बोल्शेविक पार्टी है उसके नेता कौन थे। तो सभी को पता है ये लेनिन जो है वो रूस से संबंधित हैं, याद रखेंगे। लेनिन बहुत ही इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं, आपको परेशान करते रहेंगे क्वेश्चन के माध्यम से। प्रश्न संख्या अगला है कि अक्टूबर क्रांति प्रारंभ होने के समय रूस का प्रधानमंत्री कौन था। अब जो अक्टूबर क्रांति हुई थी उस समय रूस के जो प्रधानमंत्री थे वो कौन थे। वो थे यहाँ पे केरेंस्की। कौन थे? केरेंस्की, याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा यहाँ पे कि 1917 में जारशाही के पतन की घटना को क्या कहा जाता है। अब जो जारशाही है ना उसके पतन की जो घटना है उसको कहा जाता है यहाँ पर अक्टूबर क्रांति, ठीक है। अक्टूबर क्रांति के नाम से जाना जाता है,
चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगले प्रश्न में देखिए कहा गया कि यहाँ पे जार किस देश का शासक था। जो जार था ना वो किस देश का शासक था, वो हो जाएगा यहाँ पर रसिया का। ठीक है, रसिया इसका राइट आंसर है। प्रश्न संख्या अगला देखिए तो कहा गया कि लेनिन कौन था। तो अभी हमने बताया कि लेनिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये थे यहाँ पे बोल्शेविक पार्टी के नेता। किसके थे? बोल्शेविक पार्टी के नेता थे लेनिन। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए तो यहाँ पे कहा गया कि कुलक से आप क्या समझते हैं। एक टर्म है कुलक, ठीक है, तो इससे आप क्या समझेंगे, जल्दी से आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो ये होता है बेसिकली क्या होता है, इसमें होता है किसान की अच्छी हालत। तो किसान की जो अच्छी हालत होती है उसको हम कुलक के नाम से जानते हैं, याद रखेंगे। प्रश्न संख्या अगला देख लीजिए तो कहा गया सामाजिक उपबंध नामक पुस्तक की रचना किसने करी थी। तो सामाजिक उपबंध नामक जो पुस्तक की रचना करी गई वह करी गई यहाँ पर रूसो के द्वारा। किसके द्वारा? रूसो के द्वारा। प्रश्न संख्या अगला देखिए, यहाँ पे कहता है कि रूस में कोल खोज क्या था। ठीक है, रूस में जो कोल खोज था वो क्या है बेसिकली, तो वो हो जाएगा यहाँ पर सामूहिक खेती। जो सामूहिक खेती थी ना वो रूस में उसको कोल खोज के नाम से जानते हैं। प्रश्न संख्या अगला है यहाँ पर 1929 में किसने रूस में सामूहिकरण कार्यक्रम शुरू किया था। ठीक है, तो सामूहिकरण कार्यक्रम जो शुरू किया गया था 1929 में वह किसने शुरू किया था। बेसिकली इसको शुरू किया था यहाँ पे स्टालिन ने। तो इस यहाँ पे स्टालिन लिखा हुआ है, कोई बात नहीं, हम यहाँ पे सही करके लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा यहाँ पर, देख लीजिए। अगला प्रश्न देखिए, कहता है कि लेनिन के बाद रूसी कम्युनिस्ट पार्टी का नेतृत्व किसने किया था। जो लेनिन थे ना इसके बाद उन्होंने क्या किया था, जो रूसी कम्युनिस्ट पार्टी का नेतृत्व किसने किया था, लेनिन के बाद किया था स्टालिन ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला है कि सोवियत संघ का विघटन कब हो गया था। सोवियत संघ जो है उसका विघटन कब हो गया था, वो हुआ था 1991 में, याद रखेंगे। 1991 में क्या हुआ था, सोवियत संघ का विघटन हो गया था।